जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों के लिए लेके आया हूं वर्दी बैच, जिसमें आप लोगों को मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। मैं 11 साल के अपने ऑफलाइन कोचिंग के अनुभव को लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग अगर वर्दी चाहते हैं, आप लोगों के दिलों में वर्दी की चाहत है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जिस प्रकार से मेरा चयन हुआ है, मैं चाहता हूं मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जो भी आप लोग देख रहे हैं उनका भी चयन हो सके। तो आप लोगों से आपका भाई गुजारिश करता है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको एक से बढ़कर एक धांसू ट्रिक के साथ समझाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे 26/10/2018 के पेपर को। ठीक है, क्योंकि हमें उससे अनुभव प्राप्त होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और आगे हम उसी हिसाब से तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम इसको रूट निकालेंगे, रूट वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल चारों संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो काफी समय आपका वेस्ट हो जाएगा, और परीक्षाओं में समय का महत्व बहुत अधिक होता है। कम समय में अधिक क्वेश्चनों को हल करना होता है, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चनों को हल करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक पेपर में इस्तेमाल करके आप लोग वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम देखते ही बता देंगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। कैसे मैंने बताया, ए आप भी सीखें, इसीलिए मैं इस बैच को लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। देखिए, जिसके लास्ट में 2, 3 या 7, 8 होगा वो आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो यहां देखिए 2, 3, इसी में आ रहा 6, 4, 1 जो आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो 3 ही आ रहा है। तो कौन सी संख्या हो गई, ए वाली। आपको देखते ही टिक करेंगे, आपको 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको कि आप बता देंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप इनमें से जो बची हुई संख्याएं हैं आपकी 1 से 9 तक की वाली, 0 तक की, तो उनको अगर आप शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी 6, 4 जिसके लास्ट में 1 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। एक ट्रिक और है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है प्राप्त करने के लिए आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं। 2, 3, 5, 6 और 8 डिजिट सम, इनका डिजिट सम आप निकालेंगे। अगर डिजिट सम आपका आता है, डिजिट सम निकालते कैसे हैं, देखिए ये निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। जैसे इनको जोड़ते हैं, 2 + 1 जोड़े 3 होगा, 3 और 6 9 हो गए, 9 हो गए, और 9 और 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो 12 हो गया। 12 को भी आप जोड़ेंगे 1 और 2 में तो कितना हुआ 3। तो ये आपका डिजिट सम हुआ। तो 3 देखिए इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट संख्या। ये संख्याएं आपकी जब आ जाएंगी जोड़ने पर तो आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप दूसरे में ट्राई करिए, तीसरे में ट्राई करिए, चौथे में ट्राई करिए। ये दोनों फार्मूले आपको सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है वाले क्वेश्चनों में। पूरा एक चैप्टर आपको मैंने यहाँ पे 2 मिनट में क्लियर किया है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर इस क्वेश्चन में और भी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी वर्दी के करीब पहुंच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। देखिए, इसको भी आप समझा दें। छोटा भाग बड़ा भाग जब भी आपको पेपर में आएगा तो क्या करना क्या है। देखिए, जब यहाँ पे पूछा गया छोटा भाग, तो छोटा भाग पूछा गया तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा भाग ऊपर लिखेंगे। छोटा भाग कितना, 13, 31 अनुपात में 13 हो गया। नीचे आपको क्या करेंगे, दोनों का जोड़ करेंगे, दोनों का जोड़ 31 और प्लस 13। ठीक है, और गुणे में करेंगे आपको यहाँ पे जो भी आपकी संख्या होगी 264। कितनी है, 264। देखिए इनको जोड़ लीजिए, कितना हुआ 13 बटे में कितना हो जाएगा आपका 31 और 13 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 44, 44 हो गया। गुणे में आपका कितना है यहाँ पे 264, और 44 से अगर डिवाइड करते हैं, 44 से अगर हम इसको डिवाइड करते भाग देते हैं 264 को तो कितना आएगा 6। आप भाग देके कहीं पे देख लीजिए, आपका 6 ही बार जाएगा, क्योंकि 44 देखिए डिवाइड करते हैं 264 को तो 6 बार दीजिए। यहाँ पे देखिए 6 264 ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार आपका 6 आ गया। तो ये देखिए 13 छंग कितने हुए 78, 78। तो यही आपका राइट आंसर होगा बी वाला। तो आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, अगर
छोटा भाग पूछा जाता है तो छोटा ऊपर रखेंगे, और बड़ा भाग अगर पूछा जाता है कहीं पे, अगर पूछता है यहाँ पे बड़ा भाग कितना, तो हम 31 को ऊपर रखते, 31 को ऊपर रखते, और नीचे आपका रखते, नीचे आपका दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ गुणे में क्या कहते हैं, जो आपकी संख्या है वो रखते हैं। मान यहाँ पे 31 हो जाता, बटे में आपका 31 प्लस 13 हो जाता, और गुणे में आपका 264 ही रहता। इसको हल करते जो भी आपका था वो बड़ा भाग इसका होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को मैं नहीं होने दूंगा पूरे महीने, जब तक आपकी वर्दी आपको नहीं प्राप्त करा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रात दिन आप लोग किसी समय भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, आप लोगों को समस्या कहीं पे आ रही हो तो आप लोग मुझसे डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चैट कर सकते हैं मुझसे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त करने के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या है? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को 650 कुल नंबर है, इसका 72% निकालना, बस 72%, परसेंट मतलब 100, नीचे 72/100 हो गया। बस इसको काट लीजिए, 0 से 0 काट लिया आपने। ठीक है, इनकी गुणा कर लीजिए, आपका जो भी आए आपका। देखिए यहाँ पे अगर ये हटाते हैं 0 तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो समझिए 6.5 की गुणा आपको सिर्फ 72 से करनी है, 72 से करनी है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आखिर में इसकी गुणा कर लीजिए, कितना कितना आता है। देखिए गुणा करते हैं यहाँ पे 72 और मल्टीप्लाई करते हैं 6.5 से। देखिए करिए, 5 दूनी 10 का 0 एक हासिल लगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 1 36, इधर देखिए 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 एक हासिल लगता है। आगे तो छोड़िए बात को, गुणा करने की जरूरत नहीं, 0 और देखिए यहाँ पे 6 2 8 होंगे, तो लास्ट में आपका क्या आएगा। ओ सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा, मिस्टेक, नहीं सही हो रहा, सही। यहाँ पे दशमलव का दशमलव आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में 8 आएगा, तो 8 वाला कौन सा है आपका, ये लास्ट में 8 किसके है, इसका है। तो पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम की बचत करनी है आपको। गुणा भी शॉर्ट ट्रिक में करिए आप लोग। ठीक है, गुणा जो करनी है आपको वो इस प्रकार से करिए, पूरी गुणा करेंगे, इसको 6 से इसको गुणा करिए, फिर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ कुछ आए उसको जोड़िए। मतलब नहीं है पहला अंक ही हमें मिल रहा है तो हम उसी में छोड़ देंगे, क्योंकि 8 यहाँ मिल रहा है, 468 इसका सही आंसर होगा। तो सी वाला इसका सही आंसर है, चाहे आप पूरी गुणा कर लीजिए और देख लीजिए। बस यहाँ क्या करना था, 72% निकालना था 650 का, तो 650 गुणे 72/100 लिखा, इसको काट लीजिए, कैसे भी काटिए, आपकी मर्जी है, कैसे भी भाग दीजिए, ऊपर के दोनों गुणा कर लीजिए पहले, फिर बाद में 100 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे 0 से 0 काट दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कठिन नहीं था, ना ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 990 रुपए पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सिंपल सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन आपका गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये सूत्र होता है। देखिए पेपर में ये सूत्र नहीं लिखना है आपको डायरेक्ट लगाना है। 990 गुणा दर कितनी दी, 16% की, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, इसको हो गया, 2 से इसको काट देते हैं, 2 छंग वो 2 8 16। ठीक है, 8 बार आपका गया। अब यहाँ सिंपल रह गया 9 अब मल्टीप्लाई इसकी रह गई 8 से, 99 की मल्टीप्लाई 8 से करिए तो 8 नेम 72, कितना आता है बेटा 72 72। ठीक है, तो 2 7 यहाँ पे लगेगा, तो 2 आएगा लास्ट में, ये ध्यान रखिए 2 अब आएगा लास्ट में। तो यहाँ 2 कहाँ पे हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे डी वाले में हो रहा था, तो 972 आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई पूरी कर लीजिए और चाहे लास्ट का अंक देख लीजिए, इसमें मिल रहा है 2 मिल रहा है, बस वही आंसर आपका होगा। समय की बचत ही आपका मेन मकसद होना चाहिए पेपर में। मैथ आपको अगर
पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी गुणा भाग करेंगे, पूरा आपका रूट निकालेंगे तो आपका पेपर छूट सकता है। तो इसलिए आप लोग शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है? 928 है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हम वस्तु का क्रय मूल्य ₹X मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ₹X मान लेते हैं। अब क्या है यहाँ X प्लस ये लॉन्ग ट्रिक छोड़ते हैं हम भी। देखिए 23 रुपए लाभ हुआ तो 100 रुपए की चीज मान लो 23% एक्स्ट्रा बेची तो 123 हो गई। कितने की हो गई? 123 रुपए, 123 X मान लेते हैं, 123 X की, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं क्रय मूल्य कितना, तो 123 X बटे 100 करिए। जो भी परसेंटेज हो आपकी उसको जोड़ दीजिए लाभ में। ठीक है, अब लाभ तो इतना हुआ 123 X बटे 100। अब मान लेते हैं उसके बाद 9% की हानि, 100 रुपए की चीज 9% हानि में मतलब 9 कम करिए 100 में कितने हो गए? 91। तो 91 X बटे 100, 91 X बटे 100 और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ? 928। ठीक, इसको आपको बस हल करना है, हल करिए और इसका Ix की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। इतना सा आपका काम है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इनको देखिए, नीचे तो आपका बराबर बराबर है, नीचे क्या है आपका भैया? 100 है। पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है भाई इसमें, नीचे बराबर है तो 123 X में से 91 X घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका? 32 X बचेगा। कितना बचेगा? 32। क्यों भाई पेन कहाँ गया? 32 X बटे 100 ये आपके पास बचा और बराबर में कितना है? 928। ठीक है, 100 को यहाँ भेज दीजिए चाहे तो। ठीक है, गुणा में चला जाएगा, 32 बटे में चला जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? x बराबर, हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 928 और गुणे में यहाँ 100 पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 और बटे में आपका पहुंच जाएगा 32। इसको जब हल करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा? देखिए आपका आंसर आएगा 2900। अब कैसे आएगा आप लोग इसको हल कर लीजिए। देखिए हल करके दिखाएं आपको। एक मिनट, इरेजर यहां से इसको मिटाते हैं। देखिए भाई आप लोग इसको हल करिए, इस तरीके से हल करेंगे। देखिए 928 मल्टीप्लाई 100 दिया हुआ है, बटे में 32 दिया हुआ है। 32 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 32 से डिवाइड करते हैं, देखिए 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 29 ही। ठीक है, चाहे आप डिवाइड साइड में कर लीजिए, 29 आएगा। 29 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई लोगों? 2900 आएगा। तो यही आपका आंसर सी वाला राइट आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां भर दीजिए। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपए था। इस पर सेल के दौरान दो उत्तर छूट 20% और 15% दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होगा? खिलौने का बिक्री मूल्य पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो छूटें यहाँ पे दी गई हैं लगातार। जब लगातार छूटें दी जाती हैं, समतुल्य छूट निकालते हैं। समतुल्य छूट होती क्या है? समतुल्य छूट किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए दोनों छूटों को पहले हम जोड़ते हैं। छूट कितनी है? 20 और 15% की। ठीक है, इसको माइनस करते हैं दोनों छूटों जो भी हैं आपकी उनकी गुणा और बटे में 100, बटे में 100। तो इसको जब हल करेंगे तो समतुल्य छूट जो इकट्ठी छूट आपको मिली है दोनों की वो पता करेंगे सबसे पहले। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 20 और 15 कितने हुए भाई? 35 माइनस इसमें देखिए कितना होगा, इसको हल करेंगे। अगर इसको 0 से 0 काट देते हैं और 2 पंजे और 5 तियां तो ये आता 3। कितना आता? 3। तो इसका मतलब ये होगा आपका 32। तो समतुल्य छूट कितनी हो गई? 32% की आपको मिली है। ठीक है, तो 32% की समतुल्य छूट मिली है। अगर 100% की चीज कोई चीज है 32% छूट में मिली है आपको, तो कितने की वो मिली है? 100 में से 32 घटाई कितने? 68% की। 68% की। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि दोनों छूटों समतुल्य छूट कैसे निकालते हैं। दोनों छूटों को जोड़ते हैं,
ठीक है, माइनस करते हैं दोनों छूटों की गुणा बटे में 100 करके, तो कितनी है 32। तो ये समतुल्य छूट हो गई आपकी। कुल छूट कितनी मिल रही है आपको वस्तु पर? अब वो छूट पे मिली है 32%, ठीक है, तो 100% की चीज आपको 32 रुपए कम में मिल रही है, तो इसका मतलब 68 रुपए में मिल रही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको कितने की चीज है, कितने की 2100 की है, कितने की चीज है 2100 की चीज है। देखिए अब इसको भी हल करते हैं हम, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब 2100 का आप निकालेंगे 68%, 2100 का कितना निकालेंगे 68%। देखिए भाई, जीरो से जीरो, दोनों जीरो कैंसिल, 21 और 68 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आप जानते हैं 8 आएगा ही आएगा, क्यों 1 अट्ठे 8 तो होगा ही, कहीं भी आप गुणा कर लीजिए तो लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, तो 8 का मतलब हुआ ये वाला, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 14 28। आप देखते ही टिक करेंगे, इसको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करना, बैठ जाना का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कहीं भी करिए आपको लास्ट में 80 तो आएगा भाई। देखिए 68 और 21 की मल्टीप्लाई करिए, 1 8 आएगा, 6 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 दूनी 16 आएगा, फिर एक हाथ से लगाएंगे, फिर आप करेंगे 6 दूनी 12, एक 13 आएगा यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 6 पार 2, और फिर इसमें यहाँ से लगा 4, फिर आएगा तो इतना ही, लेकिन लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। तो ये मल्टीप्लाई ना करें आप लोग यहीं से देख लें, एक आप 8 बार देंगे तो 8 ही तो आएगा, तो लास्ट में इसके 8 होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें ये लगता है कि हम खराब पढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25 और 24 के अनुपात में बांटा तो त्रिशला ने कितना निवेश किया, ये बताना है आपको। ठीक है, रुपए कितने हैं 2250। इसके लिए एक फार्मूला आप देखें, निवेश में अनुपात बराबर लाभ में अनुपात। निवेश कितना किया वो देखते हैं, 2500 रुपए किया पहले, नहीं 2250 रुपए है भाई, 2250 रुपए कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए किया। ठीक है, त्रिशला ने कितना निवेश किया, अब त्रिशला जी तो ऊपर हो गया सोहेल का, त्रिशला ने कितना निवेश किया, त्रिशला वाला देखते हैं, त्रिशला का निवेश ही हम जानते हैं कि x रुपया किया। अब कितने महीनों के लिए किया, देखिए यहाँ पे 3 मास बाद उसने प्रारंभ किया, तो 12 में से 3 कम करो कितने हुए 9, तो 9 महीने के लिए उसने निवेश किया। पहले सोहेल ने 12 महीनों के लिए निवेश किया 2250 रुपए, और त्रिशला ने x रुपया मान लिया 9 महीनों के लिए निवेश किया। बराबर क्या होता है आपके लाभ में अनुपात, देखिए निवेश किया वो अनुपात, और बराबर क्या होता है आपका लाभ का अनुपात, क्योंकि ये फार्मूला याद रखेंगे। लाभ में अनुपात क्या, लाभ का अनुपात दिया हुआ है 25/24। ठीक है, इसमें x का मान निकालना है। आप देखिए x ऊपर ले जाएंगे तो इसकी त्रिशी गुणा हो जाएगी, जे बटे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2250 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 24, और बटे में आपका आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 9। इसको आप लोग हल करिए जैसे चाहें, आपको हल करना है। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 नेमा 225 होता, 0 का 0 90 आएगा बेटा, 90 9 एकम 9, इसको 10 कर दीजिए, 10 हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 10 की, तो 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 की आप 24 से कर लीजिए, 0 तो लास्ट में बनेगा, तो यहाँ 4 दूनी, अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 दूनी 8, तो लास्ट में 8 आएगा और साथ में 0 आएगा, तो इसका मतलब 2 जे हो गए, 0 तो आएगा 10 का। ठीक है, तो इसका आंसर आप पूरा मल्टीप्लाई करिए तो 80, ये सी वाला आएगा आपका 2880। मल्टीप्लाई पूरी कर लीजिए, 12 24 की मल्टीप्लाई करिए, 0 तो लास्ट में आएगा, 288 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 288 और 0 0। ठीक है, तो आप लोग इसको करके देख सकते हैं अपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोरों का औसत 70 है।
उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोरों का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोरों का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोरों का औसत क्या होगा? औसत पूरा चैप्टर एक बार मैंने पढ़ाया था काफी पहले। देखिए, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोरों का औसत 70 है। यहाँ जितेंद्र को हम जे से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और उमर, ठीक है, यू। इनका प्राप्त औसत कितना है? 70। क्या औसत है? ये 70 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इसके पता चल जाएगा कितने रन प्राप्त किए इन्होंने, ठीक है। जितेंद्र और उमर ने कितने प्राप्त किए? तो 7 दूनी 14, 140, ठीक है। उसके बाद उमर और श्यामल ने द्वारा प्राप्त कितने किए? 56। इसको मल्टीप्लाई 2 से करिए तो इनका भी पता चल जाए कितने रन प्राप्त किए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आप? क्योंकि यहाँ पे निकाल रहे हैं हम रन, औसत नहीं निकाल रहे हैं। 2 लोगों का रन निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो औसत दिया हुआ है, यहाँ रन निकालना है तो यहाँ पे कितना होगा? 56 की 2 से 2 गुणा कर दिए, 6 दूनी 12, एक हाथ से लगा, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं एक समीकरण, इसको मान लेते हैं 2 समीकरण। और उसके बाद दिया हुआ है आपको श्यामल और जितेंद्र का औसत दिया गया है कितना? 78। मल्टीप्लाई इसको 2 से करते हैं तो इसका आंसर इसका आएगा 156। ये थर्ड हो जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इन तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो जे भी 2 बार आएगा, यू भी 2 बार आएगा, एस भी 2 बार आएगा। तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ कर देते हैं। देखिए, जितेंद्र, उमर और श्यामल, इनका जोड़ के अब इनको इधर जोड़ लेते हैं, कितना हुआ? 140, 112, 156 जोड़ते हैं, कितना होगा? तो 408 आएगा आपका, 408 आएगा, ठीक है। अब 2 को यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो जितेंद्र, उमर और श्यामल, 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ आएगा 204, 204 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका आपको पता चल गया कितना आया? 204 आया। तीनों ने जोड़ के निकाला कितना? 204। अब इनका औसत निकालना है तो औसत 3 लोगों का औसत जब निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। 4 लोगों का औसत होता है, 4 लोगों से डिवाइड करते। अब 10 लोगों का औसत निकालते हैं तो 10 लोगों से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 लोगों का औसत है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 204 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका? आएगा यहाँ पे 68, ठीक है। तो 68 आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे बी वाला इसका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, 2 से गुणा 3 से गुणा करें, अगर 3 लोग होते तो 3 से गुणा हो रही थी, 4 लोग होते तो 4 से गुणा हो रही थी, ठीक है। क्योंकि औसत को रनों में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब रन निकल आए, अगर हमें औसत में निकालना है, क्योंकि हमें आंसर औसत में पूछा गया है, तो कितने लोग थे? 3 लोग थे, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। ये औसत में आया 68 आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आया 2018 में भाई पेपर में। देखिए, 15/x बराबर में 5/y। अब यहाँ x बटे बाई निकालना तो x को यहाँ भेज दीजिए, 5 को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 15/5 हो जाएगा, यहाँ x बटे बाई हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, तो कितना आ गया? 3:1 आ गया आपका आंसर। तो इसका कौन सा सही है? आपका सी वाला इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रुपए 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से आप लोग हल कर दें, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। देखिए, इसके लिए सूत्र को याद रखेंगे। जो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, वो इससे पहले क्वेश्चन जो बताया साधारण ब्याज के लिए था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके लिए सूत्र अलग है। यहाँ पे देखिए, इसके लिए सूत्र निकालते हैं हम। P आपका 1 + R/100 और इसकी पावर में T माइनस में P। अब इसको समझाते हैं P क्या है। यहाँ पे P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि मूलधन आपका है,
ठीक है, आर यहाँ पे दर है और टी यहाँ पे समय होता है। माइनस करते हैं जो कि आपका मूलधन है, पर्सनल, जो क्या आपका पर्सनल अमाउंट है, उसको माइनस बाद में करते हैं। तो देखिए ब्याज निकालने का तरीका यही सूत्र है, इसमें सारी चीजें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पी क्या है, पी आपका मूलधन कितना है 1200, ठीक है। 1 प्लस आर, आर दर मतलब कितनी है 10% की, बटे में 100, इसकी पावर में समय, समय कितना है 2, और माइनस में यही जो आपका मूलधन है, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिए 1200, इसको 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, तो 11 बटे 10 ये हो जाएगा, इसको हल करने में, और घात में 2 माइनस के 1200। अब देखिए 1200, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करनी है क्योंकि घात 2 दिए, 11 11 की गुणा और 10 10 की गुणा, माइनस 1200। अब 11 11 में 121, ये 100 हो गया, इसको तो 100 10 10 काट दो, इसके 0 से कट गया। 12 के 121 से गुणा करिए, जितना आए उसको 1200 से 1200 माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए 121 इरेजर, आपके सामने दिया गया है, आप 11 11 की गुणा कर लीजिए, 121 होगी, ठीक है। 121 की गुणा ये पेन लिया हमने, और अब करते हैं 12 की गुणा 121 से और माइनस करेंगे 1200, ठीक है। देखिए 12 की गुणा 121 से करेंगे, कितना आएगा 1452 माइनस 1200, ठीक है। 1452 माइनस 1200, 1452 में से 1200 घटाइए, कितना आएगा आपका, आएगा 252 आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक। कौन सा, डी वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं और काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, श्रमिक वाला, कितने दीवार में कितने घर बनाते हैं, कितने श्रमिक कितने दिन में कोई सा घर बनाते हैं, कोई मीनार बनाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आता है, ठीक है। तो इसको भी हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार। 60 व्यक्ति किसी दीवार को, इसके लिए फार्मूला एक है वो ध्यान रखेंगे, m1d1 बटे w1, ठीक है। m1d1 बटे w1, तो लिखिए यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका सामने, m1d1 बटे w1 बराबर में m2d2 बटे w2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो m1 क्या है आपका, जो मैन है, मैन कितने हैं आपके 60 हैं, कितने समय में हल करते हैं 36 दिनों में, ठीक है। तो इसको हल करिए, देखिए 60 36 दिन में काम कर देते हैं, पूरा काम को हम 1 मानते तो 1 मान लिया, बराबर यहाँ पे m2d2 बटे w2, m2 कितना दूसरे बार, ठीक है श्रमिक। देखिए छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक, इसको नोट करेंगे आप लोग, 1/4 श्रमिक, एक चौथाई श्रमिक क्या हम 1/4 श्रमिक ये रहे। तो 1/4 श्रमिक क्या होगा भाई, 60 का 1/4 करते हैं तो 15 ही तो होगा, 15 चौक 60 होते हैं, तो 15 श्रमिक क्या हुए छोड़ के चले गए, तो रह कितने गए 45। तो 45 श्रमिक आप मान सकते हैं, 45 श्रमिक आपके पास रह गए। कितने दिनों में T2 छोड़ के चले गए, पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो हम मान लेते हैं x दिनों का समय लगेगा, यही तो निकालना है। और W2 कितना वर्क रह गया वही तो पूरा करेंगे ये लोग, कितना वर्क रह गया देखिए, 1/6 हिस्सा पूरा हो गया, पूरा काम था 1, उसमें से 1/6 हिस्सा इन्होंने पूरा कर लिया, 6 कम 6, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 1/6, तो इसका मतलब हो गया 5/6, 5/6 काम अभी रह गया, तो 5/6 6W2 की जगह पर लिया, ठीक है। एक पूरा काम होता है और 1/6 हिस्सा उसने कर लिया, तो इसको हल करेंगे तो 6 कम 6 यहाँ आ गया, 6 में से 1 घटाया बटे
तो 6, तो कितना हो गया 5/6। ये तरीका होता है इसको हल करने का। तो इसको अब हल करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कितनी आती है, देखते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं भाई, अब फिर देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। आप लोग अपने कॉपी पेन से हल करके देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है आप लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। देखिए इसको हल करिए, x कितना हुआ, देखिए ये तो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा और ये तो नीचे है ही, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 60 गुणे में 36 और गुणे में 5 और बटे में आपका आएगा यहाँ पे 45। ठीक है, 45 और गुणे में 6, इसको बस हल करना, 6 छंग 36। ठीक है, और जैसे चाहें आप वैसे इसको हल करिए, आपकी मर्जी है। और इसका 11वां क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए ये तो 6, इसको काट देते हैं, 6 छंग 36 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 नेम 45। ठीक है, 9 हो गया। 9 इसको काट देते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 20 और 20 की 2 से गुणा करते हैं, कितना आता है 40। तो इसका सही आंसर होगा 40। 40 मतलब सी वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 40 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। बस फार्मूला याद रखें, m1d1/w1 इक्वल टू m2d2/w2। उसमें वैल्यू रखिए, गुणा भाग तो करना आपको आता ही होगा। अगर आप लोग इंटर पास कर चुके हैं तो गुणा भाग कम से कम तो आना ही चाहिए। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सेम उसी फार्मूले पे आधारित है, m1d1/w2 m2d2/w2। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला दोबारा नहीं रखेंगे, बस उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। m1 कितने व्यक्ति हैं, m1 मतलब मैन कितने हैं 42, 42 m1 और पूरा कितने समय में होता है 75 दिनों में। ठीक है, तो m1 की वैल्यू हो गई 42 और p1 72 बटे में काम कितना पूरा करते हैं, एक पूरा काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 व्यक्तियों 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। अब यहाँ W2 निकालना है, बस यहाँ पे 28 गुणा 90 लिखिए और यहाँ पे आपका कितना भाग पूरा किया जाएगा इसका हम निकाल लेते हैं। W2 जो वर्क रह गया वो निकालना है आपको। देखिए वेरी सिंपल है, इसको W2 निकालिए तो यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई पाई 90 और इसके बटे में आ जाएगा 42 और 75 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप लोगों को हल करना आता होगा तो हल कर लीजिए। इसका आएगा 4/5। ठीक है, सिंपल सा है, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इतनी बात तो आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो आप लोगों को, मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ कोई मैथ पढ़ा रहा है जो मेरे दिमाग में जा रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। अपने भाई की मेहनत को थोड़ा मोटिवेट करें। प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई। ठीक है, अब देखिए 4 घंटे कम समय लेगा। स्पीड उसने बढ़ा दी, 240 किलोमीटर थी उसकी, अब उसने स्पीड बढ़ाई। तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला ध्यान रखना है, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय। ठीक, इसको ध्यान रखना, दूरी कितनी है, चाल कितनी है, बटे बराबर समय। देखिए चलता तो पहले सिंपल है 240 किलोमीटर, दूरी तो वही रहेगी, लेकिन समय कम लगा। अगर स्पीड बढ़ाता तो 4 घंटे का समय कम लगा, मतलब दोनों का जो चलने का स्पीड था पहले सिंपल और फिर 3 किलोमीटर अधिक स्पीड से चल रहा है, उनमें दोनों में अंतर कितना आ रहा है 4।
का समीकरण। बस इतनी बात को आपको दिमाग में रखना है। तो इनके अंतर को निकालते हैं, पहले वाला समय निकालते हैं, फिर आपका बाद वाला समय निकालते हैं, फिर उनके अंतर को देखते हैं कितना अंतर आता है आपका। भाई कहाँ, चलिए आ गए। अब आते हैं फार्मूला। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले 240 दूरी हो गई, ठीक है। चाल आपकी पता ही नहीं है कितनी है, x मानते हैं, माइनस करते हैं क्योंकि दोनों चालों में अंतर है। फिर दूरी तो वही रहेगी आपकी 240 ही, लेकिन अब चाल बढ़ चुकी है, कितनी हो गई, x प्लस 3 किलोमीटर बढ़ दी। इनका अंतर कितना आया, 4 घंटे। बस इसको हल करना, इतनी बात आपको दिमाग में आ गई तो क्वेश्चन आपका हल हो गया, समझ लो, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, हल करके देख लीजिए कितना आ रहा है। आपको हल करके दिखाते हैं, चलिए इसको हल करके दिखाएं आपको। इसी में तो मिटा देते हैं थोड़ा, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग भी हल कर लिया करिए अपने कॉपी पे, कॉपी पेन लेके ही मैथ पढ़ने बैठिए, ऐसे ना बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। खाली देखने से वीडियो नहीं समझ में आएगा, कॉपी पेन आपके साथ में होगा तभी आपको मैथ अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि हाँ सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो आया था 240 दोनों जगह आया था, 240 कॉमन निकालते हैं बाहर। तो अंदर पहले कितना रह गया, 1/x रह गया होगा, माइनस आपका दूसरी जगह कितना रह गया, 1/x प्लस 3 रह गया होगा, क्योंकि दोनों जगह से हमने कॉमन निकाल लिया 240। और बराबर में कितना था आपका 4 से इसको काट दिए, 4 एकम 4 इधर काट दिए, 4 छंग 24 0 60, तो 60 आ गया। तो ये आपका हो गया 1/x। यहाँ पे एलसीएम लीजिए दोनों को और 60 को नीचे इधर भेज दीजिए बटे में, ठीक है। अगर नहीं भेजते हैं तब भी कोई बात नहीं, तो यहीं रखिए, चलिए 60 को यहीं रखते हैं, 60 इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आया x और x प्लस 3, तो यहाँ पे x से डिवाइड किया, ये रह गया आपका x प्लस 3 और यहाँ माइनस का x आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है सर ये कैसे आया है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। आप किसी को भी दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि ये सर कहाँ से आया। अगर आपको इतनी बात पे नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ से x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 3, इधर कितना था 1 बनी है, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 180, ठीक है 180 हो गया। तो अगर हम निकालते हैं x ब्रैकेट में x प्लस 3 और इधर हो गया आपका 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे इसकी गुणा हो गई और ये इधर पहुंच गया, तो इधर हो गया आपका 180। अब इसको देखिए क्या आ गया, इसके अंदर गुणा कर दिए तो x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, और इधर इसको ले आइए माइनस का 180 और बराबर में 0 हो गया। इसको द्विघात समीकरण, ये वही द्विघात समीकरण को हल करना आपको हाई स्कूल में सिखाया जाता है, तो आप लोग द्विघात समीकरण इसको हल करिए और आपका आंसर आएगा इसमें 12, ठीक है। अब जिनको द्विघात समीकरण हल नहीं करनी आती है वो लोग कमेंट बॉक्स में बता दें सर द्विघात समीकरण को हल करना बता दीजिए, मैं वो भी बता दूंगा आपको किस प्रकार से द्विघात समीकरण हल की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थिर जल में रजनी, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण नहीं आती है, चलिए हम बताते हैं द्विघात समीकरण किस प्रकार हल की जाती है। एक स्लाइड, न्यू स्लाइड लेते हैं, इंसर्ट होम में जाते हैं, होम में न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है न्यू स्लाइड लेते हैं। अब आपको बताते हैं द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी क्या समीकरण थी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 180 इक्वल टू 0, यही तो थी आपकी द्विघात समीकरण। इसमें क्या करते हैं 180 के टुकड़े करेंगे, इस 180 के 2 टुकड़े करेंगे कि हमें 3 प्राप्त हो जाए, तो हमारा 15 और 12 इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 180 आता है, 180 प्राप्त होता है हमें, ठीक है। और घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण करते हैं। जो भी यहाँ पे संख्या होती है उसके 2 टुकड़े करेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह तो जोड़ के ये बने, ये वाला 20 वाला, अगर माइनस है तो घटा के ये वाला बने। तो यहाँ पे 2 टुकड़े के 15 और 12, इनको घटा के हमें 3 बनाना था तो 3 बन गया, ठीक है। तो इसको हल करिए, देखिए x स्क्वायर प्लस
इसको लिखेंगे 15x, माइनस के यहाँ पे लिखेंगे 12x, 3x को और माइनस के 180 ऐसे के ऐसे रहने देंगे। अब देखिए इनमें कॉमन ले लीजिए, x से x दोनों जगह मिल गया तो आपको x यहाँ हो गया, तो यहाँ बचा x प्लस 15, इसके बराबर 0 चल रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन लीजिए, माइनस का 12 कॉमन लेंगे, दोनों जगह मिल जाएगा, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा तो एक खाली x बचेगा, 12 से इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 15, ठीक है, बराबर 0। 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 कॉमन लिया यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 12 यहाँ से लगे x, यहाँ से 12 ले गया तो यहाँ 15 बचा, कि 12 15 गुणा 180 हो रही। अब यहाँ प्लस का ले लिया तो प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 15, x प्लस 15 दोनों जगह से बाहर निकालिए, x प्लस 15 ये बाहर और यहाँ पे x माइनस 12 ये बाहर, बराबर 0। देखिए x प्लस 15 बराबर 0 लेते हैं, पहले इसको बराबर 0 लेते हैं तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू संभव नहीं है हमारी। अगली लेते हैं x माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 12 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जो कि 9th और 10th में सिखाई जाती है हम लोगों को। तो आप लोग समझ गए होंगे द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। चलते हैं आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें भाई। देखिए स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए क्वेश्चन देखते ही हमें बहुत डर लगने लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या कह रहा है, कि नाव चल रही है, नाव विपरीत चल रही है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम चाल। क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आपको पता होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी देखते हैं कितनी है, 135 है, तो 135। देखिए रजनी कहाँ चली, किलोमीटर नाव चली, तो नाव की चाल निकालें तो कितनी आती है बेटा, नाव की चाल है 135 बटे में हम देखते हैं 7.5 घंटा। इसको हल करिए, दशमलव हटाइए यहाँ से, 0 यहाँ बढ़ाइए, इसको 75 से 1350 को भाग दीजिए, 1350 को भाग देंगे तो आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत, अगर धारा बह रही है उसके विपरीत ज्यादा 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गई 48, 4 नीचे हो गया, 4 से काट दिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। नाव विपरीत दिशा में चलती है तब 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ठीक सिंपल नाव चल रही तो 18 किलोमीटर तक। तो हमें पूछ क्या रहा, पानी की धारा की गति, बस इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचा, 18 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों की अलग अलग निकाल ली, नाव की सिंपल निकाली, फिर उसके विपरीत निकाली, धारा के विपरीत, और दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितनी धारा की गति है। 18 इसकी आई, 12 इसकी आई, नाव के जो धारा के विपरीत था 12 किलोमीटर आई, दोनों घटा दिया कितना 6 किलोमीटर आई। आंसर आपका डी वाला सही हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हल करने की ट्रिक है, वुडमास का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे पहले भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद घटाना और जोड़, फिर घटाना करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वुडमास का रूल फॉलो यहाँ पे होता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग, और भाग में भी आप देखते हैं कि यहाँ भाग नहीं करने लगे। सबसे पहले आप देखेंगे ब्रैकेट कौन सी है, सबसे पहले इस छोटी ब्रैकेट में हल करेंगे, फिर मझली ब्रैकेट खोलेंगे, फिर इसकी बड़ी वाली ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। इन ब्रैकेट को अपने अपने नाम होते हैं, इस ब्रैकेट का नाम बड़ी ब्रैकेट होता है, इसका मझली ब्रैकेट होता है, इसका छोटी ब्रैकेट नाम होता है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, क्या देखेंगे हम कि 60 को 4 से भाग करना है, ठीक है। 60 को 4 से भाग करिए, चलिए करते ही हैं, इसको करना तो है 72 डिवाइड बाई 38 माइनस आपका 30, इसको हल करेंगे, देखिए 31, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा भाई, डिवाइड करिए 15 तो आएगा, -15 और मल्टीप्लाई 5,
ये ब्रैकेट लगी हुई है, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, इसको देखिए 72 माइनस 38 माइनस 30 माइनस इसको देखिए कितना आएगा 31 और 15 पंजे 75 माइनस के 75 75 बड़ा ब्रैकेट 72 माइनस 38 माइनस 30। अब इसमें से इसको घटाइए, 31 में से 75 को घटाइए, कितने बचते हैं 44। लेकिन अगर इसके माइनस के आए, माइनस के बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब 30 और 44 को जोड़िए, कितना होगा आपका 74 माइनस 38 माइनस ये तो आएगा 74 जुड़ के। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, कितना बचता है 72। ये भाग चल रहा है भाई, भाग आपका चल रहा है इसके संग में। 38 में से 74 घटाइए तो माइनस के आपके बचेंगे, कितने बचेंगे आपके माइनस के 36। और 36 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 36 दूनी 72 होता है माइनस का 2। यही आपका आंसर है ए वाला, ठीक है। तो इस रूल को याद रखेंगे, पहले भागे करेंगे, छोटे ब्रैकेट में हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट देखते हैं, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट पे पहुंचते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी 19 क्वेश्चन आए, 1900 क्वेश्चन को आज हल करेंगे आप लोग, और देख लीजिए आप लोग कितने 19 में से कितने क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लें माइंड में। देखिए सिंपल जोड़ है आपका, जोड़ करना है, जोड़ कितना आएगा, इसका भी एक तरीका है 113 दशमलव के बाद सबसे अधिक कहाँ पे है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक, तो यहाँ 4 जीरो बढ़ा लो, हर में 4 जीरो दशमलव 4 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसको लिखिए 1.1.3 दूसरे वाले का इसको लिख रहे हैं, उसके आगे जीरो अपने आप बढ़ा लीजिए, 4 अंकों तक ही रखना सब। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 दशमलव, फिर कितना दिया हुआ है 1 3, उसके बाद 0 0 अपने आप बढ़ा लीजिए, उसके बाद दिया हुआ है आपको दशमलव 1 1 3, 0 अपने आप बढ़ा लीजिए, फिर दिया हुआ आपका दशमलव 0 1 1 3, इनको जोड़ना है बस। जोड़िए, कितना हुआ आपका, देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 1 5 आ जाएगा, दशमलव दशमलव लगा दीजिए, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो 125 55 43, मतलब डी वाला आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 7/16 में अंतर पता करना, -7/48। अब देखिए अंतर घटाने के लिए आपको पता होना चाहिए नीचे का हर आपका अंश ऊपर होता है, नीचे हर होता है, हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 को अगर 48 में बदलना है तो 16 3 48 होता है, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 7 3 21 हो गया, बटे में 48 हो गया आपका, -7/48। अब 21 में से 7 घटाइए, कितना आएगा भाई 14, 14/48, ये आपका हो गया। काटना चाहो तो काट दो, 2 से काट देते हैं, 2 7 14, 2 से नीचे काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 24, तो 7/24, 7/24 इसका सही आंसर हुआ। कौन सा 7/24, बी वाला सही आंसर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। अब 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या पूछी आपको, एक इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपके सारे इससे संबंधित डाउट क्लियर हो जाएंगे। 4 अंकों को पूछा जाए तो 4 बार 9 9 बना दो, 5 अंकों को पूछा जाए 5 बार 9 9 बना दो,
6 अंकों की 6 बार 9 9 बना दो, जितने अंकों को पूछा जाए। अब कह रहा है इनसे पूर्णतया विभाजित, अंक बदल सकते हैं, उससे कोई आपको डरने की बात नहीं। इनका निकालना है सिर्फ लासा आपको। आप कहो सर जी लासा कैसे निकलता है? लासा तो आपको पता होगा, लेकिन आप लोग भूल गए थोड़ा थोड़ा, तो देख लीजिए इसका लासा इस तरीके से आप सिंपल रूल से निकालते होंगे हाई स्कूल इंटर में, वैसे निकाल लीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले आप 2 से काटिए, कितना होगा आपका 2 2 8 16, ठीक है भाई। 2 से इसको काटिए 12, 2 से इसको काटिए 14, फिर 2 से काटिए 4 6 7, फिर 2 से काटिए 2 3 7। अब देखिए इसके बाद ये तो अलग हो गए, अब इनको गुणा कर लीजिए। ये बचे हुए लास्ट में जो बचे हुए हैं, क्योंकि ये अब सब अलग अलग हो गए हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और गुणे में 7 आपका। तो 48 के 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 336। कितना आएगा? 336। 336 से हम इसको भाग कर देंगे, 336 से इसको भाग कर देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या दिया हुआ, 336 से अगर हम इसको भाग करते हैं, 336 से इसको भाग करेंगे तो भाग आपका आएगा 29। करके देख लीजिए, मात्र 29 भाग आएगा। अब ये 29 भाग आएगा, बचेगा शेषफल कितना बचेगा आपका? देखिए शेषफल आपका बचेगा 200, 1 मिनट 255, इसको भाग करिए 255 शेषफल बचेगा, ठीक है। 255 शेषफल को आप क्या करेंगे? 900 जो 9999 इसमें से घटाएंगे, 9999 में से इसको घटाइए। देखिए घटा के कितना बचता है आपका? 9 में से, वो कहाँ गया पेन?